अपनी एनसीईआरटी ज्योग्राफी की श्रृंखला में क्लास 6 की एनसीईआरटी हम लोग कर चुके हैं और कल क्लास 7 भी ख़त्म हो जाएगा। आइए इसके 5वें चैप्टर को हम लोग देखते हैं। जल। जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं? आप नदी, जलप्रपात, वर्षा की रिमझिम, अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। बच्चे वर्षा से भरे गड्ढे में कागज़ की नाव तैराकर बहुत खुश होते हैं। दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है। वह जल कहाँ चला जाता है? सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जलवाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से वर्षा हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसी को जल चक्र कहते हैं। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगा रहता है, उसी को जल चक्र कहते हैं। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वही आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है वह नदी सैकड़ों वर्ष पहले मेजर नदी में बहती हो। अलवण जल के मुख्य स्रोत नदी, तल, सोते एवं हिमनद है। सोते मतलब तालाब। अलवण जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, सोते एवं हिमनद हैं। बहुत बार पूछ सकता है अलवण जल के स्रोत बताइए, तो अलवण जल के मुख्य स्रोत नदी, दल, सोते एवं हिमनद हैं। महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है। महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है। इसमें अधिकांश नमक, सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किए जाने वाला नमक होता है। ये विश्व के नक्शे में कौन कौन से महासागर हैं, कौन कौन सी नदियां हैं, वो दी गई है। आप एक बार इसको देख लेंगे। जल का वितरण हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है? क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है? आप देखिए इसको। पूरे महासागर में जो पूरा जल है उसमें से 97.3% जल तो केवल महासागर में है। 97.3 केवल महासागर में। बर्फ क्षत्रक में जो ध्रुवों पर बर्फ है वहाँ 2.0% है। भूमिगत जल जो भूमि के अंदर है वो 0.068% है। झीलों का अलवण जल 0.009% है। नमकीन झीलें 0.009, वायुमंडल में 0.0019 जो अपने एटमॉस्फेयर में है। नदियाँ 0.0001%, तो कुल 100% हो गया। इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक इसमें प्लव कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती, घनत्व अधिक हो जाता है इसमें। लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। महासागर की औसत लवणता 35 ग्राम प्रति 1000 है। इसको ऐसे लिखा जाता है 35 ग्राम प्रति 1000। जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। प्यास होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करना हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद करते हैं? महासागरीय परिसंचरण। समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। पुलिन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्र पक्षी, वायु में लवड़ी गंध एवं लहरों का संगीत सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। अगर स्टेटमेंट दे दिया महासागरीय जल कभी गतिमान कभी स्थिर होता है तो वो गलत हो जाएगा। महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है, यह कभी शांत नहीं रहता। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं जैसे तरंग, ज्वार भाटा एवं धाराएं। तो महासागरों के यहाँ 3 गतियों के बारे में बताया जा रहा है, तरंग, ज्वार भाटा एवं धाराएं। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तरंगे। समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है? यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है कि कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता है और गिरता है तो इन्हें तरंग कहते हैं। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता है इसी को तरंग कहते हैं। महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता है इसे ही तरंग कहते हैं। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगें उत्पन्न होती हैं। इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगें उठ सकती हैं जिसे सुनामी कहते हैं।
अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया था। ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती हैं। 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। ज्वार भाटा, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। समुद्रों में ज्वार भाटा आता है जो चंद्रमा और सूर्य की ज्वारीय शक्ति के कारण आता है। वो दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई पर उठकर जल तट के बड़े हिस्सों को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं, उठने को ज्वार कहते हैं। और जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। सूर्य और चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा में अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। पूछ सकता है सबसे ऊंचे ज्वार कब उठते हैं, तो पूर्णिमा और अमावस्या को। इस ज्वार को बृहद ज्वार कहते हैं। लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। तो निम्न ज्वार भाटा कब आता है, जब प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में चंद्रमा होता है। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। ये भी स्टेटमेंट दे के पूछ सकता है कि दे देगा निम्न ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ पाते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटा से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। महासागरीय धाराएं, महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में, अनिश्चित नहीं है, और नियमित रूप से बहती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं। दे सकता है स्टेटमेंट महासागरीय धाराएं केवल ठंडी होती हैं, तो ये गलत हो जाएगा। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं। गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं। भूमध्य रेखा हमको लगता है आप लोग समझ गए होंगे। एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। इसे बता रहा है जो गर्म धाराएं हैं ये भूमध्य रेखा यहाँ से ध्रुवों की ओर प्रवाहित होंगी, यहाँ से ध्रुवों की ओर प्रवाहित होंगी। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती हैं। पूछ सकता है लेब्राडोर कैसी महाधारा है, तो लेब्राडोर महाधाराएं शीत जल धाराएं होती है, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं हैं। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। तापमान को प्रभावित करने के कारकों में महासागरीय धाराएं आती हैं। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जल धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्यायन क्षेत्र माना जाता है। ये भी पूछ सकता है कि सर्वोत्तम मत्स्यायन क्षेत्र क्या कहाँ होता है, जहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं आपस में मिलती हैं। जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट इसके कुछ उदाहरण हैं। ये विश्व में कुछ धाराएं दी हुई हैं, जैसे अटलांटिक महासागर में है, तो अटलांटिक महासागर में कौन कौन सी धाराएं हैं, लेब्राडोर हो गया, ये गल्फ स्ट्रीम हो गया, कैनरीज धारा हो गई, इसको आप लोग देख लेंगे। ये फॉकलैंड धारा दक्षिण अमेरिका के तट से है, ब्राजीलियन धारा है, वेनेजुएला धारा अफ्रीका के पश्चिमी तट से है, ऐसे हिंद महासागर में गुलहास धारा है, इसको देख लीजिएगा। इधर ओएससीओ और क्वेसियो की धाराएं हैं। यहाँ पे ये पाठ खत्म होता है। अब आइए हम लोग इसके कुछ प्रश्नों को करते हैं। जहाँ गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहाँ कोहरे वाला मौसम बनता है। ये भी पूछ सकता है कोहरे वाला मौसम कब बनता है। जहाँ गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहाँ पर बनता है। वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर, वायुमंडल में स्थल बीच चक्कर लगाता है, हम लोगों ने पढ़ा अभी, जल चक्र कहते हैं। सामान्यतः गर्म महासागर धाराएं कहाँ उत्पन्न होती हैं, भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। इतना पढ़ने के बाद बहुत आसानी से आपका ये प्रश्न लग जा रहा होगा। आइए अब इसके अगले चैप्टर पर चलते हैं। प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। सलीमा अपने ग्रीष्म शिविर से बहुत उत्साहित थी। अपने सहपाठियों के साथ वह हिमाचल प्रदेश में मनाली देखने गई थी। उसे सब स्मरण था कि बस जैसे जैसे चढ़ाई पर जा रही थी तो वह स्थलाकृति एवं प्राकृतिक वनस्पति के बदलते रूपों को देखकर कितनी हैरान हो रही थी। गिरिपाद में, मतलब नीचे गिरिपाद में स्थित साल एवं सागवान के घने वन धीरे धीरे अदृश्य हो रहे थे तथा पर्वतों की ढलानों पर पतली नुकीली पत्तियों तथा शंक्वाकार वितान लंबे वृक्ष दिखने लगे थे। यहाँ ये बता रहे हैं कि जब आप नीचे रहेंगे
तो कौन से वृक्ष मिलेंगे और ऊपर जाते जाते वो वन शंकुआकार में बदलने लगेंगे। उसे पता चला कि वे शंकुधारी वृक्ष थे। लंबे वृक्षों पर खिले लाल लाल फूलों पर उसका ध्यान गया। वो रेडोडेंड्रान के फूल थे। मनाली से आगे रोहतांग दर्रों तक के रास्ते में उसने देखा कि भूमि छोटी छोटी घास एवं कुछ स्थानों पर बर्फ से ढकी थी। सलीमा के अवलोकन से हम अनुमान लगा सकते हैं कि स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित हैं। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है, ऐसा स्टेटमेंट देके आपसे पूछ सकता है। तथा इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं आर्द्रता या नमी पर निर्भर करती है। इसके अलावा यह ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। इन घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता एवं प्रकार में भी परिवर्तन होता है। आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति को निम्न 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। पहला, वन, जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। इन कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। घास स्थल, जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं। कांटेदार झाड़ियाँ, कांटेदार झाड़ एवं झाड़ियाँ केवल शुष्क क्षेत्र में पैदा होते हैं, केवल शुष्क क्षेत्रों में। सलीमा हिमालय की यात्रा का यह अपना अनुभव अपने पिता को बता रही थी। उसके पिता विश्व के विभिन्न स्थानों पर जा चुके थे। उन्होंने सलीमा को विभिन्न महाद्वीपों के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली विविध प्रकार की वनस्पतियों के बारे में बताया। उन्होंने उपध्रुवीय प्रदेशों में शंकुधारी वन, रेगिस्तानों में कांटेदार झाड़ियाँ, आर्द्र प्रदेशों में घने उष्णकटिबंधीय दृढ़काष्ठ वनों के बारे में कई अन्य जानकारियाँ दी। सलीमा समझ गई कि हिमालय के क्षेत्र में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर मिलती है। ये भी बहुत अच्छा लिखा हुआ है। हिमालय के क्षेत्रों में, हिमालय में जैसे आप नीचे से ऊपर चढ़ते जाएंगे, सबसे नीचे गिरिपात से फिर ऊपर, सबसे ऊपर हिमालय की जो उच्च चोटी है, तो वहाँ पर जो जो वन मिलेंगे वही वन भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने में अक्षांश की तरह से वही वन यहाँ पर भी मिलेंगे। दोनों में बराबरी वन मिलेंगे। प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण जलवायु का बदलाव है। इसके बाद वन देखते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, यहाँ लिखा हुआ है। ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। तो कभी कोई पूछता है कि पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहते हैं, तो ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो अमेजन के वन है उन्हें ही कहते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। ये घने वन भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। चूँकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह नहीं झड़ती, इसलिए इन्हें सदाबहार कहते हैं। काफ़ी घने वृक्षों की मोटी वितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुँच पाता। चूँकि यहाँ के वृक्ष लंबे होते हैं, लगभग 60-60 मीटर के वृक्ष होते हैं और सब पत्तियाँ रहती हैं, तो सूर्य के प्रकाश उन पत्तियों पर ही पड़ते हैं, नीचे नहीं आ पाते हैं। आमतौर पर यहाँ दृढ़काष्ठ वृक्ष जैसे रोजवुड, आबनूस, महोगनी आदि पाए जाते हैं। तो ये भी पूछ सकता है, रोजवुड, आबनूस, महोगनी किस प्रकार के वृक्ष हैं? उष्णकटिबंधीय हैं, उपोष्णकटिबंधीय हैं, शीतोष्णकटिबंधीय हैं, शीत कटिबंध हैं, टुंड्रा हैं। तो इसको भी आप याद रखेंगे। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ही मानसूनी वन होते हैं जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियाँ झाड़ देते हैं। शुष्क मौसम मतलब बसंत ऋतु में ये पत्तियाँ झाड़ देते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्षों में साल, सागवान, नीम तथा शीशम है। ये भी पूछ सकता है कि साल, सागवान, नीम तथा शीशम किस प्रकार के वन के उदाहरण हैं। दृढ़ काष्ठ वृक्ष फर्नीचर, यातायात एवं निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा, उनका आर्थिक महत्व नहीं होता है, हमने क्लास 6 में बताया था। उनका पारिस्थितिकी महत्व है, लेकिन जो पर्णपाती वन इनका आर्थिक महत्व है। चूँकि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, तो हम मोटे मोटे तने हो जाते हैं उनके, इसलिए वो किसी काम के नहीं होते हैं। और यहाँ पे कम वर्षा होता है, इसलिए इनका उपयोग हम लोग करते हैं। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर हैं बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर एवं बंदर। भारत में शीतोष्ण सदाबहार एवं शीतोष्ण पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं, उन राज्यों के नाम लिखें। और भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो भारत में अधिकतर आपको शीतोष्ण उष्ण पर्णपाती वन मिलेंगे। हमको क्लास 6 में आपको हमने बताया था। शीतोष्ण सदाबहार वन,
शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर पाए जाते हैं। ये भी स्टेटमेंट आपको दे सकता है कि शीतोष्ण सदाबहार वन महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। अगर ऐसा उसने लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन एवं दक्षिण पूर्वी ब्राजील, यहाँ बांज, चीड़ एवं यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। शीतोष्ण पर्णपाती वन, उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिम यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ हैं बाज, ऐस, बीच आदि। हिरण, लोमड़ी, भेड़िए यहाँ के आम जानवर हैं। फिजेंट तथा मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं। आपसे पूछ सकता हो फिजेंट और मोनाल हैं, पक्षी है, जंतु है, ऐसे करके ऑप्शन दे सकते हैं। तो फिजेंट और मोनाल पक्षी हैं। भूमध्य सागरीय वन, आप जान चुके हैं महाद्वीपों के पूर्व एवं उत्तर पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ों से ढके हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी किनारे भिन्न हैं। यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। पूछ सकता है भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ कहाँ पाई जाती हैं? महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में। यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका, एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती हैं, इसलिए इसका यह नाम पड़ा। ये वनस्पतियाँ भूमध्य, ये मत सोचेगा भूमध्य रेखा के पास भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। ये वनस्पतियाँ भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण पश्चिम दक्षिण अमेरिका या दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है। इन प्रदेशों में गर्म, शुष्क, ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं होती हैं। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून एवं अंगूर जैसे नींबू वंश के फल पैदा किए जाते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है कि रसेदार फल किस प्रकार के जलवायु में पाया जाता है? तो भूमध्य सागरीय जलवायु में पाया जाता है। शंकुधारी वन, उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें टैगा भी, यहाँ देखिए लिखा उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में, ये आप नोट करिएगा। अगर दे दिया दक्षिणी गोलार्ध में भी शंकुधारी वन पाए जाते हैं तो शंकुधारी वन दक्षिणी गोलार्ध में नहीं मिलते हैं, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में जब आप 40 डिग्री के नीचे जाएंगे तो वहाँ केवल और केवल जल मिलेगा, स्थल नहीं है। स्थल सबसे नीचे जाके अंटार्कटिक में है। तो जो शंकुधारी वन है वो नहीं पाए जाते हैं दक्षिण गोलार्ध में, केवल उत्तरी गोलार्ध में ही शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें टैगा कहते हैं। पूछ सकता है अगर स्टेटमेंट दे दिया कि टैगा प्रकार के वन उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में पाए जाते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये केवल उत्तरी गोलार्ध में ही मिलते हैं। ये वन अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं। इन्हीं वृक्षों को सलीमन हिमालय में प्रचुर मात्रा में देखा था। ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है। पूछ सकता है कि लुगदी या कागज बनाने के लिए किस वृक्षों के काष्ठ का उपयोग किया जाता है? जो सामान्य तथा अखबारी कागज बनाने के काम आती है। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस एवं पैकिंग के लिए, बक्से बनाने के लिए भी किया जाता है। चीड़, देवदार आदि वनों के मुख्य पेड़ हैं। यहाँ सामान्यतः रजत, लोमड़ी, मिंग, ध्रुवी भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। घास स्थल, उष्णकटिबंधीय घास स्थल, ये वन भूमध्य रेखा की किसी भी तरफ उग जाते हैं और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में होते हैं। यहाँ वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। यह घास काफ़ी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती है। अफ्रीका का सवाना घास स्थल इसी प्रकार का है। सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास स्थल में हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। शीतोष्ण घास स्थल, ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है। शीतोष्ण प्रदेश में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप पाए जाते हैं। ये सब उदाहरण आप लोग याद रखिएगा। कटीली झाड़ियाँ शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वर्षा कारण यहाँ वनस्पतियों की कमी रहती है। यदि आप ध्रुवीय प्रदेश में जाएंगे तो वह स्थान आपको अत्यधिक ठंडा मिलेगा। यहाँ बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। यहाँ केवल काई, लाइकेन एवं छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होते हैं। इसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहा जाता है। टैगा के ऊपर आपको टुंड्रा मिलेगा। ये वनस्पतियाँ यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। यहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटा फर और मोटी चमड़ी होती है जो उन्हें ठंडी जलवायु से सुरक्षित रखती है। यहाँ पाए जाने वाले कुछ जानवर हैं सील, वालरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवी उल्लू, ध्रुवी भालू, बर्फीली लोमड़ी।
सलीमा के पिता ने उसे कुछ घने वनों के चित्र दिखाए। कुछ चित्रों में सलीमा ने देखा कि लोग वृक्षों को काटकर वनों को साफ कर रहे हैं। उसके पिता ने बताया कि स्थानीय लोग कृषि में आवास के लिए स्थान चाहते थे, इसलिए उन्होंने वनों को साफ कर दिया। यहाँ कुछ घास स्थल दिए हुए, इनको आप देखिएगा। जो उष्णकटिबंधीय घास स्थल वो केवल 3 हैं। पूर्वी अफ्रीका में सवाना, ब्राज़ील में कंपोस, वेनेजुएला में लानोस। बहुत बार पूछता है कि ये घास स्थान किस देश में पाया जाता है, तो इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। पूर्वी अफ्रीका में सवाना, ब्राज़ील में कंपोस, वेनेजुएला में लानोस। और ये उष्णकटिबंधीय है, ये भी ध्यान रखिएगा, शीतोष्ण नहीं है। जबकि शीतोष्ण में अर्जेंटीना में पंपास, उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड, मध्य एशिया में स्टेपी, ऑस्ट्रेलिया में डान। डान या डाउन्स भी लोग बोलते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में डान या डाउन्स, अर्जेंटीना में पंपास, उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी, दक्षिण अफ्रीका वेल्ड, मध्य एशिया में स्टेपी। तो ये चैप्टर भी यहाँ पे आपका ख़त्म होता है। तो आप देखेंगे ऐसे ही प्रश्न आपको मिलते हैं। जैसे यहाँ दिया काई एवं लाइकेन पाए जाते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा टुंड्रा वनस्पति में पाए जाते हैं। कांटेदार झाड़ियाँ हम लोगों ने पढ़ा कि रेगिस्तान में मिलते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का सामान्य जानवर ऊँट तो हो नहीं सकता, जिराफ भी नहीं हो सकता, बंदर है। शंकुधारी वन की महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति रोजवुड और सागवान तो होगा नहीं, चीड़ है। स्टेपी घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं, हम लोगों ने पढ़ा मध्य एशिया में पाए जाते हैं। इसी तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे, इससे बाहर से कुछ नहीं आने वाला। जब हम लोग 6, 7, 8 ख़त्म कर लेंगे, फिर हम लोग एडवांस में आएंगे ही, फिर वहाँ पर हम लोग प्रश्नों को भी करेंगे, सारे जो जो प्रश्न पिछली बार में पूछे गए हैं। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। कल क्लास 7 ख़त्म हो जाएगा। इसका हम लोग 2 या 3 या 4 दिन में कक्षा 8 ख़त्म कर देंगे, फिर हम लोग एडवांस में आ जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।